नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाबर कैसे भारत में अपने साम्राज्य का विकास करता है, कैसे वह खानवा के युद्ध को जीतता है, कैसे वह चंदेरी के युद्ध को जीतता है और अंत में जो घाघरा का युद्ध है, वह किस तरह से बाबर जीतता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद हम यह समझेंगे कि अंततः बाबर की मृत्यु कैसी हुई, उस पर विवाद क्या है, कैसे यह भी आरोप लगाया जाता है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया और उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। तो सारे घटनाक्रम को हम डिटेल से कवर करेंगे और वह सारी चीजें हम देखेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमने बात की थी कि बाबर ने उत्तर भारत में आक्रमण किया था, इब्राहिम लोदी को उसने हरा दिया था पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत का जब पहला युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जो आपका बाबर है, वह बाबर आगरा में और आगरा के साथ साथ जो आपका दिल्ली है, उन दोनों स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। यानी जहां पर इब्राहिम लोदी का शासन था, अब वहां बाबर का शासन स्थापित हो गया। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति थी और वह शक्ति थी राणा सांगा। राणा सांगा का उत्तर भारत में वर्चस्व था। हर कोई राणा सांगा से डरता था और राणा सांगा के शरीर पर लगभग 80 घाव थे। उत्तर भारत में जितने भी बड़े योद्धा थे, उन सबको राणा सांगा ने पराजित किया था। इसको हम समझते हैं। यह मेवाड़ के शासक हैं। कौन? राणा सांगा। और इनका जो वास्तविक नाम है वह है राजा संग्राम सिंह। तो राजा संग्राम सिंह राणा सांगा का ही नाम है। यह उत्तर भारत में कई सारे मुस्लिम शासकों को भी पराजित करते हैं, कई सारे हिंदू शासकों को भी पराजित करते हैं। दिल्ली, मालवा, गुजरात, इन सब के सुल्तानों को राणा सांगा पराजित करते हैं और यह स्थापित करते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि अंततः राणा सांगा युद्ध हार गए खानवा का, उसे भी अभी हम समझेंगे। जो गुजरात के शासक हैं, इन गुजरात के शासकों को राणा सांगा ने पराजित किया था। यानी जो आपका मेहदी ख्वाजा है, गुजरात के सुल्तान का सेनापति, इसको राणा सांगा ने पराजित किया था। इसके साथ साथ जो मालवा का सुल्तान है, महमूद खिलजी द्वितीय, इसको भी राणा सांगा ने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद मंदसौर, धार, उज्जैन और मांडू, इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी मंदसौर तक राणा सांगा का अधिकार हो गया। यहां तक जो आपका महमूद खिलजी है, उसको राणा सांगा ने बंदी बना लिया और बाद में इसको छोड़ दिया। तो गुजरात के क्षेत्र में और मालवा के क्षेत्र में राणा सांगा का पूरा प्रभाव था। वह जब जिसको चाहते थे उसको पराजित कर देते थे। कोई भी उनके सामने युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। इसके साथ साथ जो दिल्ली का सुल्तान है इब्राहिम लोदी, जिसके लिए यह आरोप लगाया जाता है कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था बाबर को और वह भी केवल बाबरनामा में, तो उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 2 बार हराया और वह भी बहुत बुरी तरह। 2 युद्ध हुए। कौन सा? एक खतौली का युद्ध और एक बयाना का युद्ध। इन दोनों युद्धों में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह हराया। और खास करके जो आपका खतौली का युद्ध है, उसमें तो इब्राहिम लोदी किसी तरह से बचा था। तो दिल्ली की जो सत्ता है, उस सत्ता को राणा सांगा कमजोर कर चुके थे। यानी गुजरात में, मालवा में, दिल्ली में, इन सारे क्षेत्रों पर राणा सांगा का वर्चस्व था। इसके साथ साथ एक व्यक्ति और है, सुल्तान मिर्जा। यह बाबर का संबंधी होता है और इसको भी चंदेरी के आसपास राणा सांगा पराजित कर देते हैं। यानी तैमूरी शासकों को भी राणा सांगा पराजित करते हैं। लेकिन इन सब के बाद खानवा का युद्ध होता है। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध होता है और इस युद्ध में माना यह जाता है कि राणा सांगा की हार हो गई। समझते हैं पूरे इस घटनाक्रम को। राणा सांगा का वर्चस्व उत्तर भारत में बहुत तेजी के साथ फैल रहा था। वहीं जो आपका बाबर है, वह भारत में हमला कर चुका था। आगरा पर और दिल्ली पर उसका अधिकार हो चुका था। अब बाबर भी यह चाहता था कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार करे। और कुछ लोग यह कहते हैं कि राणा सांगा इतने दूरदर्शी थे कि वह देख रहे थे कि बाबर नामक खतरा उनके पास आने वाला है, तो वह भी युद्ध की तैयारी में लग गए। युद्ध की तैयारी से पहले राणा सांगा ने अपनी रणनीतिक कुशलता भी दिखाई। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। चंदेरी का जो राजा है मिदनी राय, उसके पास दूत भेजा। आमेर का जो लूणकरण है, मारवाड़ का जो राव बुग्गा है, ग्वालियर, बूंदी, बहरोड़, वीमरदेव जो ग्वालियर का राजा है, सिलहड़ी खान जो बाद में जाके बाबर से मिल जाता है,
इन सब को राणा सांगा आमंत्रित करते हैं और बाबर के खिलाफ एक संयुक्त सेना बना पाते हैं। लेकिन इनमें आप एक अंतर देखेंगे। हमने जब राजपूत साम्राज्य पढ़ा था, तो राजपूत में जब हमने व्यवस्था देखी थी, तो हमने एक चीज समझी थी कि जो आपका राजपूत राजा होता था, वह जब किसी के साथ समझौता करता था या जब राजपूत किसी के साथ जुड़ते थे, तो वह अपनी सेना के साथ भी जुड़ते थे। लेकिन जो सेना पर वर्चस्व होता था, वह उसी राजा का होता था जिसके थ्रू वह आए हैं। यानी जैसे राणा सांगा ने इन सबको आमंत्रित किया, यह सब आएंगे युद्ध लड़ने, लेकिन अपनी अपनी सेना पर इनका अपना अपना ही अधिकार होगा। यह जो कहेंगे वह करेगी उनकी सेना। जैसे मेदिनी राय है, तो मेदिनी राय जो कहेगा अपनी सेना को, उसकी सेना वही करेगी। और अगर मेदिनी राय युद्ध के मैदान में हार जाता है, तो उसकी सेना तुरंत अलग हो जाएगी। यह बड़ा कारण हमको दिखेगा खानवा के युद्ध में। यानी राजपूतों की जो यह व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत वह अपने क्षेत्रीय राजाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता देते थे, उसके कारण जब यह युद्ध होगा और कोई एक राजा हारेगा, तो वह अपने साथ अपनी सेना को लेकर भी हट जाएगा। यह समस्या हमको दिखेगी खानवा के युद्ध में। उधर जो आपका बाबर है, यह भी अपनी तैयारी करता है। तुर्की से यह तोपखाने मंगवाता है, तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है, तोपों की व्यवस्था करता है। लेकिन सबसे ज्यादा बाबर जो करता है, जिहाद की घोषणा। इस बात को हमें बहुत डिटेल से समझना होगा कि जो खानवा का युद्ध है, उस खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया। और जब इसने यह जिहाद घोषित किया, तो यही सबसे बड़ा कारण बना कि राणा सांगा की सेना पराजित हो गई। बाबर की सेना में मीर अली खान था, जो तोपखाने देख रहा था। उस्ताद अली था, मुस्तफा रूमी था, यह भी तोपों को देख रहे थे। हमीद अली था, यह घुड़सवार सेना का प्रमुख था। और कासिम हुमायूं मिर्जा था, जो कि बाबर का रिश्तेदार था। तो बाबर ने भी अपनी सेनाएं इकट्ठी की, अपने लोगों को इकट्ठा किया, और राणा सांगा ने भी अपने लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन बाबर ने इसको जिहाद घोषित कर दिया। खानवा के युद्ध में, जो कि भरतपुर के पास हुआ था, इस युद्ध में जो मुगल सेना है वह भारी पड़ती है और राजपूत सेना पराजित हो जाती है। लेकिन यह भी एक तरह चांस की बात थी। यानी जब राणा सांगा ने हमला किया, तो वह हमला इतना ताकतवर था कि जो मुगल सेना है वह पूरी तरीके से घबरा गई। और राजपूतों में परंपरा यह थी कि जो उनका राजा होता था, वह सबसे आगे लड़ता था। बाबर की सेना में जो उसकी हमने युद्ध पद्धति देखी थी, उसमें हमने देखा था कि आगे क्या है, उसके घुड़सवार है। और आगे का मतलब किनारे पर, यानी दोनों तरफ क्या है, घुड़सवार हैं। बीच में आपकी क्या है, तोपें हैं। उसके पीछे क्या है, आपके सरदार हैं। सरदारों के पीछे क्या है, आपका बाबर है। और बाबर के पीछे एक पंक्ति है घुड़सवारों की। वहीं जो आपकी राणा सांगा की सेना है, इसमें सबसे आगे कौन थे, राणा सांगा। यानी यह राजपूतों की परंपरा थी कि युद्ध के मैदान में राजा सबसे आगे होता था। और जो मुगलों की परंपरा है, उसमें क्या है, राजा छुप कर रहता था। जब आप हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जब आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो वह लोग यही करते थे। ज्यादातर केसेस में क्या होता था, यह अपनी सेना को भेजते थे और खुद किसी दूर स्थान पर रहते थे। अगर यह देखते थे कि युद्ध जीत लिया, तो फिर यह युद्ध के मैदान में बाद में आते थे अपनी जीत का जश्न मनाने। लेकिन अगर यह युद्ध के मैदान में हार जाते थे, क्योंकि यह खुद तो आते नहीं थे, लेकिन जब इनकी सेना हार जाती थी, तो यह दूर से देख लेते थे। और जब दूर से देख लेते थे कि सेना हार गई है, तो यह क्या करते थे, भाग जाते थे। इसी तरह जब आप हुमायूं को पढ़ेंगे, तो कन्नौज के युद्ध में वह यही सब तो करेगा कि जब युद्ध के मैदान में उसकी सेना हार जाएगी, तो अंततः वह भाग जाएगा। इसी तरह से जो आपका खानवा का युद्ध है, इसमें भी बाबर की सेना अरेंज थी। लेकिन जो आपके राणा सांगा है, यह राजपूत परंपरा को दिखा रहे थे और सबसे आगे युद्ध के मैदान में यह खड़े थे। जब राणा सांगा ने हमला किया, तो पूरी जो मुगल सेना है उसकी हालत खराब हो गई। बहुत तेज हमला था और मुगल सेना उस हमले को नहीं झेल पा रही थी। लेकिन फिर बाबर ने अपनी रणनीति अपनाई। एक उसने क्या किया, जो आपके धनुर्धर हैं, उन धनुर्धरों का एक ग्रुप बनाया और उनको केवल एक टारगेट दिया कि वह किसी तरीके से राणा सांगा पर आक्रमण करे। यानी सारे धनुर्धर को इसने एक ग्रुप में बांटा। कुछ ग्रुप के लोग युद्ध कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा डेडिकेटेड ग्रुप था जो केवल हमला कर रहा था राणा सांगा पर। और इसी दौरान एक तीर लगता है राणा सांगा को। राणा सांगा हाथी पर लड़ रहे थे और जब तीर लगता है राणा सांगा को, तो राणा सांगा गिर जाते हैं। और जब राणा सांगा गिर जाते हैं, हाथी पर ही गिरते हैं, हाथी के हौदे पर। तो जब राणा सांगा गिर जाते हैं, तो उनको युद्ध के मैदान से हटाना पड़ता है। और राणा सांगा जब युद्ध के मैदान से हटते हैं, उसके बाद जो अन्य राजपूत हैं,
उनकी भी जो स्थिति है वह कमजोर होने लगती है, क्योंकि राणा सांगा युद्ध के मैदान से जा चुके थे। तो जो अन्य राजपूत शक्तियां हैं वह भी उस प्रभावशीलता के साथ युद्ध नहीं करती हैं, और अंततः जो खानवा का युद्ध है वह बाबर जीत जाता है। कहते यह भी हैं कि जब राणा सांगा युद्ध से घायल होकर वापस लौटे थे तो वह फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके ही दरबार के या उनके ही लोगों में से किसी एक ने उनको जहर दे दिया, और उसी विश्वासघात के कारण राणा सांगा की अंततः मृत्यु हो गई। तो राणा सांगा खानवा के युद्ध से घायल हुए थे, घायल होकर वह वापस हुए थे। जब राणा सांगा वापस हो गए तो जो अन्य राजपूत थे वह भी हट गए, क्योंकि जब अन्य राजपूत हट रहे थे तो वह अपनी सेनाओं के साथ हट रहे थे। इसलिए धीरे धीरे जो मैदान है वह मैदान खाली होने लगा, और अंततः यह घोषित कर दिया गया कि खानवा के युद्ध को बाबर ने जीत लिया है। लेकिन इन सब के पीछे एक घटनाक्रम हमको और समझना होगा। बाबर ने घोषित किया था जिहाद, कि यह हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई है, और बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि यह हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी। लेकिन जब आप राणा सांगा की सेना देखेंगे तो राणा सांगा की सेना में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम प्रशासक हैं जो राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, और लड़ किसके खिलाफ रहे थे? बाबर के खिलाफ। यानी राणा सांगा की जो सेना है उस सेना में मुस्लिम प्रशासक हैं, उस सेना में हिंदू प्रशासक हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं बाबर से। यानी बाबर एक आक्रांता है, एक अटैकर है जो भारत पर हमला कर रहा था, उससे मिलकर यह लोग लड़ रहे थे। लेकिन अंततः ऐसी दुर्घटना हुई कि राणा सांगा युद्ध के मैदान से बाहर हो गए, और अंततः खानवा का युद्ध बाबर के पक्ष में चला गया। इन मुस्लिम प्रशासकों को भी हम देखते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में आपसे यह पूछा जाता है। इनमें एक सबसे फेमस नाम है हसन खां मेवाती। यह राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, और यह एक अफगान सरदार था। हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों पर इसका शासन था, और यह राणा सांगा का एक अच्छा मित्र था। यह अपने 10,000 सैनिकों के साथ इस युद्ध के मैदान में आया था, और जो बाबर की जिहाद की नीति है उस नीति के खिलाफ यह लड़ रहा था। लेकिन अंततः युद्ध के मैदान में वह मारा जाता है। तो जो बाबर कहता है कि यह जिहाद है, वास्तव में यह जिहाद नहीं था, केवल उसकी अपनी मनोकांक्षा थी, केवल उसकी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि वह क्षेत्रों को जीतना चाहता था, और इसके लिए उसने आड़ ली इस्लाम की। इसके साथ साथ महमूद लोदी भी था। यह दिल्ली का जो खोया हुआ क्षेत्र है उसको पाने की इच्छा रखता था। यानी लोदी वंश से कनेक्टेड एक व्यक्ति आता है राणा सांगा की शरण में, क्योंकि इब्राहिम लोदी हार चुका था। जब इब्राहिम लोदी हार चुका था तो जो आपका महमूद लोदी है यह कोशिश करता है कि किसी तरीके से जो क्षेत्र बाबर ने जीत लिया है उस क्षेत्र को फिर से वापस लिया जाए। यानी दिल्ली का क्षेत्र और जो आपका आगरा का क्षेत्र है जिसे बाबर ने जीत लिया है, महमूद लोदी यह कोशिश करता है कि उस क्षेत्र को फिर से या जीत ले। इसके साथ साथ एक व्यक्ति और है आलम खान लोदी। यह भी लोदी वंश का है, और यह भी कोशिश करता है कि अगर यह युद्ध राणा सांगा जीत जाते हैं तो हो सकता है कि उसको भी कुछ क्षेत्रों पर प्रशासन करने को मिले। यानी जो इब्राहिम लोदी का पुराना क्षेत्र है उस क्षेत्र पर यह लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोदी वंश के लोग हैं, कि अगर राणा सांगा युद्ध को जीत जाएंगे, बाबर इस युद्ध में पराजित हो जाएगा, तो वह क्या करेंगे, राणा सांगा जो इब्राहिम लोदी के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को दे देंगे इन लोदी वंश के लोगों को। लेकिन एक चीज आप और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, राणा सांगा अगर चाहते तो दिल्ली पर भी अधिकार करते, राणा सांगा अगर चाहते तो आगरा पर भी अधिकार करते। लेकिन राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पराजित करने के बावजूद भी ना तो उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और ना उन्होंने आगरा पर अधिकार किया। लेकिन दो बड़े युद्धों में जिस तरह से राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, वह अगर चाहते तो बहुत आसानी के साथ दिल्ली और आगरा दोनों पर अपना अधिकार कर सकते थे। यानी राणा सांगा साम्राज्यवादी नीति के साथ नहीं चल रहे थे, वह लोगों को मिलाकर अपने साथ चल रहे थे। लेकिन इस युद्ध के पीछे जो एक सबसे बड़ा घटनाक्रम हमको यह मिलता है कि बाबर इस युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा करता है। जब राणा सांगा के खिलाफ सेना इकट्ठी होती है बाबर की, पानीपत का युद्ध इसने जीत लिया है, और जब बाबर अपने साथ सेना लेकर आया था तो उसने क्या कहा था, काबुल से वह आया था, और काबुल से जब उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जीत लिया, उसके साथ साथ उसने आगरा को जीत लिया, तो उसने अपनी सेना से क्या कहा था जब वह उनको लेकर आया था कि हम लोग चलेंगे काबुल से दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर, या हम कहें जो दिल्ली का प्रशासक है उसको पराजित करेंगे, पराजित करने के बाद वहां से खूब सारी संपत्ति लूटेंगे और लूट कर चले आएंगे काबुल। लेकिन जब बाबर ने भारत की संपन्नता देखी, भारत में उसको इतना धन दौलत दिखा कि वह क्या कहता है कि अब मैं काबुल वापस नहीं जाऊंगा, काबुल की गरीबी अब नहीं चाहिए। तो बाबर जाने से मना कर देता है। लेकिन जो युद्ध के सैनिक हैं
वह युद्ध के सैनिक वापस होना चाहते थे। उसके साथ साथ जब यह युद्ध का मैदान सजा, उससे पहले जब सेनाएं इकट्ठा हुई, तो जो सेनाएं हैं वह एक दूसरे के बारे में पता करती हैं। इसी क्रम में जो बाबर की सेना है, यह राणा सांगा के विषय में पता करती है और यह बताती है बाबर को कि राणा सांगा तो एक ऐसे योद्धा हैं जिनके शरीर पर 80 घाव हैं और उसके बावजूद भी वह युद्ध करते हैं, कोई उनसे जीत नहीं पाता है। और जिस इब्राहिम लोदी को इतने तिकड़म लगाकर हराया गया है, उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा जब चाहते थे तब पराजित कर देते थे। मतलब राणा सांगा ऐसी शक्ति है कि उनके खिलाफ कोई नहीं जीत सकता है। तो बाबर की जो सेना है, वह सेना क्या कर देती है, मना कर देती है कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमको वापस जाना है अपने क्षेत्र में। अब बाबर फंस चुका था। युद्ध का मैदान क्योंकि सज चुका था, युद्ध के मैदान में सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अगले दिन युद्ध होना था। बाबर ने यहाँ क्या किया, जिहाद का नारा दिया। बाबर इससे पहले खूब शराब पीता था, एक अच्छा वह शराबी था, लेकिन इस युद्ध के समय बाबर ने कहा कि आज के बाद वह शराब नहीं पिएगा। और बाबर कहता है कि यह युद्ध साम्राज्यों का नहीं है, यह युद्ध धर्म का है, यह जिहाद का युद्ध है और राणा सांगा जो कि एक हिंदू राजा है, उसको पराजित करना है। अब यहां भी बाबर ने अफवाह फैलाई। इससे पहले वीडियो में हमने जैसे चर्चा की थी कि जो आपके मुगल हैं वह इस तरह की परंपराएं बार बार अपनाएंगे, सेना में क्या करेंगे, अफवाह फैलाएंगे। क्योंकि अगर आपने राणा सांगा की सेना भी देखी तो उस सेना में बहुत सारे मुस्लिम शासक भी हैं और वह राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे हैं बाबर के खिलाफ। तो जो यह बाबर कह रहा है कि यह जिहाद है, वास्तव में यह जिहाद नहीं था, यह केवल उसके साम्राज्य की भूख थी जो उसने भारत में देखी और उसी भूख को वह अपना पूरा करना चाहता था। तो यह जिहाद घोषित करता है और राणा सांगा को कहता है कि राणा सांगा एक काफिर है, एक गैर मुस्लिम है, जितने भी गैर मुस्लिम हैं इनको यह काफिर कहते थे। तो राणा सांगा को भी इसने काफिर कहा और इसने कहा कि हमको भारत में इन काफिरों से इस्लाम की रक्षा करनी है, इस्लाम को हमें बचाना है। राणा सांगा इस्लाम को खतरे में डाल रहे हैं, इस्लाम को समाप्त कर रहे हैं, तो इसलिए हमें राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करना है। सेना फिर भी तैयार नहीं हुई। फिर इसने दूसरा काम किया, इसने शराब छोड़ने का संकल्प लिया, क्योंकि यह बात कर रहा था जिहाद की और इससे पहले यह खुद खूब शराब पीता था। तो इसने संकल्प लिया कि आज के बाद यह शराब नहीं पिएगा। इसके पास शराब का जितना स्टॉक था उसको भी इसने नष्ट करवाया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध से पहले शराब छोड़ने का निर्णय लिया और अपने शराब खाने को नष्ट करवाया? तो वह युद्ध था खानवा का। शराब को इसने छोड़ने का संकल्प लिया। अब इसके अलावा इसने एक काम और किया, इसने मक्का की दिशा में झुककर दुआएं मांगी, नमाज अदा की और अपने लोगों से यह कहा कि हम अल्लाह की तरफ से लड़ रहे हैं, इस्लाम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह हमारी मदद करेगा और अल्लाह के लिए हमें नमाज अदा करनी चाहिए। तो इन्होंने नमाजें अदा करी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इनके झंडे हैं उनका निर्माण करवाया और इन झंडों पर कलमा लिखवाया गया। कलमा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इनको कलमों के रूप में अपने झंडों पर लिखवाया गया। मतलब पूरी तैयारी की बाबर ने कि खुद को यह साबित करे कि यह क्या करने जा रहा है, इस्लाम की रक्षा। इसके बाद इसने एक कर की समाप्ति भी की। कर कौन सा था, तगमा नामक कर। वो कह रहा था जो आपके मुसलमान थे उनसे कर लिया जाता था और जो आपकी इस्लामी व्यवस्था है या जो आपके शरीयत के कानून हैं, उन शरीयत के कानूनों में जो मुसलमान है वह कर ना तो देते हैं ना कर लेते हैं। तो यह व्यवस्था थी। तो यह खुद को घोषित कर रहा था कि यह जिहाद करने जा रहा है, इस्लाम की रक्षा के लिए यह लड़ने जा रहा है। इसीलिए इसने शराब छोड़ी, क्योंकि इस्लाम में शराब भी हराम है। तो इसने क्या किया, जो यह तमगा नामक कर है, इस कर को भी समाप्त कर दिया। और इन सारी चीजों का जो जिक्र है उनको यह बताता कहाँ है, तुजुके बाबरी में या फिर बाबरनामा में, जो इसकी आत्मकथा है। वह कहता है कि यह एक धार्मिक युद्ध था और इस धार्मिक युद्ध में जो इस्लाम है वह भारत में खतरे में था। राणा सांगा जैसे हिंदू राजा इसको समाप्त करना चाहते हैं और वह आया है इस्लाम के रक्षक के रूप में। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराना बाबर के लिए एक जिहाद है। तो पूरी तरीके से युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया और हम देखते हैं कि खानवा का युद्ध अंततः बाबर के पक्ष में चला जाता है। तो इस तरह खानवा के युद्ध की जो पूरी पृष्ठभूमि है वह हमने समझ ली। अगला युद्ध होता है चंदेरी का। चंदेरी का युद्ध होगा जनवरी 1528 में। तो पहला युद्ध इसने करा पानीपत का, उसके बाद युद्ध करा इसने खानवा का, अब युद्ध करेगा यह चंदेरी का। क्रम आपको ध्यान रखना होगा। जो आपका चंदेरी है वहां का शासक कौन है, मेदिनी राय। इसने मेदिनी राय को एक प्रस्ताव भेजा कि जो उसका दुर्ग है चंदेरी का दुर्ग, वह मेदिनी राय दुर्ग दे दे बाबर को और वह खुद चला जाए किसी अन्य स्थान पर। लेकिन इस प्रस्ताव को मेदिनी राय ने ठुकरा दिया।
भाई वो अपना किला क्यों दे? इसके लिए बाबर ने युद्ध कर दिया। बाबर ने इसकी घेराबंदी की, किले पर तोपखानों से हमला किया और इसके साथ साथ इन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया। एक गुप्त मार्ग था किले में घुसने का, क्योंकि किले को तोड़ पाना शायद थोड़ा मुश्किल था, तोपें उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन इसने एक गुप्त मार्ग ढूंढा, रात के अंधेरे का फायदा उठाया, किले में घुस गया और किले में घुसने के बाद इसने चंदेरी के किले पर आतंक मचाया। जो वहां की राजपूत महिलाएं हैं उन्होंने जौहर किया और जो राजपूत पुरुष हैं उन्होंने शाका किया। शाका मतलब जब आपकी राजपूत महिलाएं जौहर करती हैं, उसके बाद जो आपके पुरुष हैं वह शाका करते हैं। शाका का मतलब यह हुआ कि वो लोग क्या करते हैं, अंतिम युद्ध, या तो वह युद्ध के मैदान में सबको मार देंगे या फिर वह युद्ध के मैदान में सबके सब मारे जाएंगे। ना वह जिंदा वापस आएंगे, ना वह हार के वापस आएंगे। अगर वापस आएंगे तो केवल जीत कर। तो महिलाओं ने क्या किया, जौहर, और पुरुषों ने क्या किया, शाका। बाबर ने जब इस किले को जीता, किले के अंदर उसने मस्जिद बनवाई और यहां भी उसने यह घोषित किया कि इस्लाम की जीत है, यानी यहां भी इसने जिहाद की घोषणा की। और जो किला है उसके अंदर जो राजपूत हैं उनके सिरों की क्या करी, मीनार बनवाई। तो यहां पर भी बाबर ने अपनी बर्बरता खूब दिखाई और उसके बाद जो चंदेरी का किला है वह आ जाता है बाबर के कंट्रोल में। बाबर इसके बाद युद्ध करता है घाघरा का युद्ध। 26 दिसंबर 1530 को यह युद्ध होता है घाघरा का। घाघरा जो आपकी नदी है वह उत्तर भारत की एक नदी है, जो बिहार का क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसकी लगभग यह सीमा बनाती है, मतलब उसके सीमांत क्षेत्र से बहती है। घाघरा के युद्ध में एक प्रमुख तथ्य और है, यह जो युद्ध लड़ा जाएगा यह आपका जल में भी लड़ा जाएगा प्लस आपका थल में भी लड़ा जाएगा। मतलब जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा जाने वाला यह युद्ध है जो मुगलों द्वारा सबसे पहली बार लड़ा गया। यानी मुगलों ने भारत में सबसे पहली बार जल और थल का युद्ध कहां लड़ा, घाघरा के युद्ध में। इस समय जो बिहार का शासक है वह है आपका महमूद लोदी और बाबर चाहता है कि महमूद लोदी उसके कंट्रोल में आ जाए, बिहार पर जो बाबर है उसका प्रभाव बढ़ जाए और बाबर अपने क्षेत्र को और ज्यादा फैला पाए। इसीलिए जो आपका महमूद लोदी है यह प्रयास करता है कि बाबर से अपने क्षेत्र की घोषणा करे और बाबर के खिलाफ युद्ध करे। लेकिन बाबर की तोपें और उसकी युद्ध रणनीति काफी प्रभावशाली होती है और घाघरा के युद्ध को भी बाबर जीत लेता है। इस युद्ध में जो प्रमुख तथ्य यह है कि यह जल युद्ध भी हमको मिलता है, यानी बाबर ने नदियों का प्रयोग किया और उनका इस्तेमाल करके जो अफगान की सेना है उसको घेरने का काम किया। अंततः जो महमूद लोदी की सेना है वह इस युद्ध को इसलिए भी हारती है क्योंकि जल मार्ग के प्रयोग से उसकी सेना को घेर लिया गया था। और जब यह मार्ग स्थल से भी जुड़ा, यानी जल मार्ग से भी हमले हो रहे थे और स्थल मार्ग से भी हमले हो रहे थे, यानी जो आपकी घाघरा नदी है उस नदी का जो जल मार्ग है उसका प्रयोग किया गया, इसके साथ साथ जो थल मार्ग है उसका भी प्रयोग किया गया। घाघरा के युद्ध में सबसे प्रमुख तथ्य यही है। जो आपसे पूछा जाएगा कि मुगलों ने वह पहला कौन सा युद्ध लड़ा जिसमें उन्होंने जल और स्थल दोनों स्थानों पर युद्ध को लड़ा था, तो वह युद्ध था घाघरा का। लड़ा किसने है, बाबर ने। किसके खिलाफ, महमूद लोदी के खिलाफ। तो इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। अफगान सेना हार जाती है और घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत जाता है। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं जो बाबर से संबंधित हमसे पूछे जाते हैं। जैसे इसने सुल्तान से बादशाह की उपाधि ली, यानी मुगल साम्राज्य का वह पहला व्यक्ति कौन है जिसने बादशाह की उपाधि ली है, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक या भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने यह उपाधि ली है। इसके साथ साथ इसने ज्यामिति विधि से बागों का निर्माण करवाया, मतलब कुछ इस तरह से इसने बागों का निर्माण करवाया। ऐसे बीच बीच में रास्ते होते थे, उसके बाद जो आपके किनारे किनारे का क्षेत्र है वहां पर क्या होती थी, बाग होती थी। तो इस तरह की बागों का निर्माण किसने करवाया, बाबर ने। यह भी प्रमुख तथ्य है। इसका एक फेमस बाग है नूरे अफगान बाग। यह कहाँ है, आगरा में, और वर्तमान में इसको आराम बाग के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रमुख तथ्य है। इसकी जो आत्मकथा है वह क्या है, तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा। यह भी एक प्रमुख तथ्य है। यह लिखी किस भाषा में गई है, तुर्की भाषा में। यह आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ जो यह आपकी तुजुके बाबरी है यह बाद में कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई। और इसके विषय में एक प्रमुख तथ्य यह माना जाता है, या जो पश्चिम के इतिहासकार हैं मुख्यतः वह यह तथ्य मानते हैं कि जो उस समय का इतिहास है उसको लिखने के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है, तुजुके बाबरी। और बाद में इसका अनुवाद किया गया। अनुवाद किसने किसने किया, जो आपके डस्किन है और आपकी बेवर्जी है, इन्होंने अनुवाद किया अंग्रेजी में। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना से इसका अनुवाद करवाया। उसके बाद जो आपके फायदा खान है यह भी इसका अनुवाद करते हैं। और यह अनुवाद कैसे हुए, फारसी भाषा में।
तो फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना, फायदा खान, यह दोनों करते हैं। अंग्रेजी भाषा में स्कीन और श्रीमती बेवर्जी करती हैं। तो यह नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ यह काव्य संग्रह और लेखन कार्य से भी जुड़ा था। इसकी कुछ रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। रचनाएं किसकी? बाबर की। तो बाकियाते बाबरी, यह भी बाबरनामा का ही एक नाम है। फिर दीवान, यह बाबर का काव्य संग्रह है, यह भी हमको मिलता है। फिर इसने लिखी रिसाले उसज, यह उसकी रचना है जिसे खते बाबरी भी कहा जाता है। यानी बाबर के बहुत सारे खत हैं, उनको एक जगह पर कलेक्ट किया गया है, जिसे कहते हैं रिसाले उसज। इसके साथ साथ उसने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का भी विकास किया, और इस पद्धति में जो आत्मकथा है और जो भावनात्मक चित्रण है वह दोनों हमको मिलता है। मतलब आत्मकथा को भावनात्मक चित्रण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली को कहते हैं मुबैयान, और इस शैली को शुरू किया किसने? बाबर ने। यह भी प्रमुख तथ्य हैं और यह परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। लेनपुल लिखते हैं बाबर के विषय में कि जो आपका बाबर है, ही वॉज द मोस्ट एडमायर प्रिंस ऑफ हिज टाइम, मतलब अपने समय काल में सबसे प्रशंसनीय वह शासक है। जबकि बाबर खुद अपनी पुस्तक बाबरनामा में कह रहा है कि वह सबसे ज्यादा प्रभावित किससे है? कृष्णदेव से। मतलब कृष्णदेव जैसा शासक उस समय भारत में कोई नहीं है, और लेनपुल कह रहे हैं कि बाबर सबसे महान था। इसके साथ साथ जो आपके एलिफेंटस है, वह इस आत्मकथा के बारे में कहते हैं कि शायद भारत का उस समय का इतिहास बताने के लिए, या फिर जो उत्तर भारत का इतिहास है उसे बताने के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स है क्या? आपका बाबरनामा। अब यह भी आपके जो दक्षिण भारत का इतिहास है उस पे फोकस्ड नहीं है, जो आपका राजपूताना इतिहास है उस पे फोकस्ड नहीं है, जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में नहीं लिख रहे हैं, बंगाल का जो इतिहास है उसके बारे में नहीं लिख रहे हैं। यह मुख्यतः केंद्रित है दिल्ली पर, और दिल्ली पर जिसका प्रशासन स्थापित हो गया है उसी के बारे में यह लिख रहे हैं। यहाँ भी आपको एक थॉट प्रोसेस और समझना होगा। जब इतिहास को लिखा गया और उसमें जब मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया, या इतिहास को डिवाइड किया गया 3 पार्टों में, एक आपका प्राचीन, एक आपका मध्यकालीन, एक आपका आधुनिक। तो जो आपका यह मध्यकालीन भारत था, इसको डिवाइड मुख्यतः किस आधार पर किया गया कि यहाँ पर भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें मुस्लिम आए कहां पर? केंद्र में। और केंद्र का मतलब इन्होंने क्या रखा? दिल्ली। यानी दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर जो प्रशासक है उसी के नाम पर इन्होंने क्या कर दिया? पूरे इतिहास का वर्गीकरण, पूरे इतिहास का क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया इसी आधार पर। तो अगर दिल्ली पर मुस्लिम साम्राज्य है तो इन्होंने कह दिया मध्यकालीन भारत, और यही दिल्ली जब आ गई अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में, या जब अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, तो इन्होंने कह दिया कि यह क्या है? आधुनिक भारत। तो इस तरह से इतिहास का डिवीजन किया गया है। फिलहाल आप यह प्रमुख तथ्य याद रखिएगा। बाबर की मृत्यु के विषय में भी कई सारे विवाद है, और मुख्यतः यह विवाद जो इनकी बेटी है गुलबदन बेगम, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हुमायूंनामा। उस पुस्तक में बाबर की मृत्यु के विषय में बताया गया है। कहते हैं कि 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी, और उस समय वह लगभग 43 वर्ष का था। बाबर की मृत्यु के विषय में क्या कहते हैं? कुछ जगह लिखा है कि उसको जहर दिया गया, और कुछ जगह लिखा है कि वह शायद किसी बीमारी से मर गया था। अब इसमें भी एक वर्जन है। वर्जन यह है कि बाबर का पुत्र है हुमायूं, और हुमायूं बहुत बीमार था, तो बाबर ने दुआ मांगी किससे? अल्लाह से, कि अगर उसके मरने से उसका पुत्र जीवित हो सकता है या उसका पुत्र जीवित बच सकता है, तो बाबर ने कहा कि अल्लाह उसे अपने पास बुला ले, और हुआ यही, बाबर की मृत्यु हो गई। दूसरा वर्जन यह है जो आपकी हुमायूंनामा में लिखी है कि जो इब्राहिम लोदी की मां है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के पहले युद्ध में, और पानीपत के पहले युद्ध में पराजित करने के बाद जो इब्राहिम लोदी की मां है उसको बाबर ने अपने दरबार में रखा था, यानी उनको शरण दी थी। और कहा यह गया है कि इनकी जो मां है उन्होंने विष दे दिया, और उस विष के कारण जो आपका यह बाबर है उसकी मृत्यु हो गई। तो 2 वर्जन है, एक इसने अल्लाह से दुआ मांगी और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। दूसरा वर्जन यह कि इसकी मृत्यु हुई विष देने के कारण। और यह दोनों बातें कहाँ लिखी हैं? हुमायूंनामा में। हुमायूंनामा लिखी किसने है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम है कौन? बाबर की पुत्री है। इतने सारे तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह बाबर की मृत्यु हो जाती है, और अब अगला प्रशासक बनेगा हुमायूं। हुमायूं के विषय में भी हम डिटेल से देखेंगे, और इसको हम 2 चरणों में देखेंगे। पहला चरण जब हुमायूं विस्तार करता है, और विस्तार करने के बाद
जब आपका शेर शाह सूरी हुमायूं को भारत से बाहर कर देता है। दूसरा चरण जब हुमायूं पुनः लौटता है और पुनः लौटने के बाद वह फिर से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो 2 चरणों में हम हुमायूं को पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।